साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके परिवार पीडब्ल्यू पर खूब सारा वेलकम। मेरा नाम है अरुण और मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो बजट कल पेश हुआ था 1 फरवरी को, उसकी प्रमुख प्रमुख बातें। हम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इतिहास क्या था बजट का, क्यों इसको बजट कहा गया, सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वनडे लेवल का जो एग्जाम है उसमें यहाँ से प्रश्न फंसने की संभावना है और वो आ जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने रिकॉर्ड 9वीं बार एज ए फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इनका रिकॉर्ड बन चुका है। 9वीं बार इन्होंने अपना बजट पेश किया है। सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान है कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आर्टिकल 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष, जो कि वित्तीय वर्ष हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात अनुमानित प्राप्ति और व्यय जो रेसिप्ट होती है वो और एक्सपेंडिचर का एक लेखा जोखा प्रस्तुत करवाएगा। आर्टिकल 202 राज्यों के लिए इस बजट का प्रावधान करता है। कंसोलिडेटेड फंड की बात की गई है आर्टिकल 266 में, और जो हमारा एप्रोप्रिएशन बिल होता है, विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से पैसे निकाल सकती है, इसको हम कहते हैं आर्टिकल 114 में। जबकि धन विधेयक की बात की जाती है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। बजट के साथ प्रस्तुत होने वाला वित्त विधेयक फाइनेंस बिल एक धन विधेयक होता है जिस पर लोकसभा का विशेष अधिकार होता है। यहां पर हम इसकी बात करते हैं कि ये आपके प्रमुख प्रमुख आर्टिकल्स हैं जो आपके बजट से संबंधित हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। साथियों, अगर मैं बात करूं बजट के इतिहास की तो पहला बजट 1860 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय इतिहास के पहले बजट की बात करें तो जेम्स विल्सन के द्वारा 26 नवंबर 1947 को हमारे जो वित्त मंत्री थे के शनमुखम चेट्टी ने पहली बार स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। जॉन मथाई ने रिपब्लिक इंडिया का पहली बार बजट पेश किया था। जॉन मथाई ने रिपब्लिक इंडिया का पहली बार, क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो रिपब्लिक भारत बना था 26 जनवरी 1950 को, जबकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला शनमुखम चेट्टी और रिपब्लिक इंडिया का पहली बार जॉन मथाई ने। 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को बदलते हुए रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया। बजट पेश करने की तिथि आपकी पहले 28 फरवरी हुआ करती थी, लेकिन इसको भी बदल के 1 फरवरी कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार, रिकॉर्ड 10 बार बजट पेश किया है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब मैं आपको 2 या 3 बातें बहुत जरूरी बताना चाहूं तो इतिहास में पहली बार संडे वाले दिन बजट पेश हुआ है। अब तक कभी भी संडे को बजट पेश नहीं हुआ। और कोइंसिडेंट की बात यह रही, संत रविदास जी की जयंती भी कल थी, तो उसके उपलक्ष्य में भी इस बजट को स्पेशल माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का यह 9वां बजट था और निर्मला सीतारमण जी ही वह वित्त मंत्री हैं जिन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। तो निर्मला सीतारमण जी के लिए तो ऐतिहासिक दिन था ही, लेकिन हम मोटी मोटी बातों की बात कर रहे हैं जहां पर कई वर्गों को खुशी हुई है, कई वर्गों को नुकसान हुआ है। अगर हम इस बजट की बात करें बेसिक तौर पर तो थीम है रिफॉर्म एक्सप्रेस, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मंत्र रखा गया है। मतलब 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसको ध्यान में रखकर बजट पेश किया है। 2027 में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, 2026 में इंटरेस्ट की रेट क्या रखेंगी, इन सबको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखी गई है, कोई भी रेवड़ी नहीं बांटी गई, फ्री में कुछ भी नहीं दिया गया। टैक्स की रिजीम जो थी, टैक्स के जो स्लॉट थे वो भी अभी सेम के सेम ही हैं जो पिछली बार थे। अब की बार उम्मीद थी कि शायद कुछ घटोतरी बढ़ोतरी होगी, लेकिन स्टैंडर्ड कुछ मूल्य में 75,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। बारीकी से चीजों को जानेंगे। यहां पर अगर हम बजट 2026 पर आए तो ईएमएस पीएलआई को बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। रेयर अर्थ मिनरल के कॉरिडोर बनाए जाएंगे। चाइना का एकाधिकार होता था रियल अर्थ मेटल के ऊपर, अब भारत में इसके कॉरिडोर बनाए जाएंगे। अब रेयर अर्थ मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने में, मोबाइल के कलपुर्जे बनाने में, या फिर विमान बनाने में, या फिर जो शिप होते हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं। चाइना की मोनोपोली है, इसको तोड़ना जरूरी है। हम अगर किसी को तोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबको जुड़कर रहना होगा, और ये बजट उसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाई जाएगी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का प्रस्ताव भी रखा गया है।
कैंसर और डायबिटीज की दवाएं सस्ती होंगी। भारत के ग्लोबल बायो फार्मा सेंटर बनाने पर फोकस है। रणनीतिक अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार होगा। अगर हम बात करें तो मत्स्य संसाधन के लिए, क्योंकि देखो अभी जो सरकार है इसने तमिलनाडु में नारियल उत्पादकों के लिए भी बहुत बड़ी खबर दी है, मछली उत्पादकों के लिए भी, जो भी हमारे कोस्टल राज्य हैं यहाँ पर मछली उत्पादकों के लिए भी, फिशरीज करने वालों के लिए भी अच्छी खबरें हैं इस बजट में कहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को भी मदद की जाएगी। पशुपालन में पशु डॉक्टर और पशुपालक से जुड़े लोगों के लिए भी योजनाएं हैं। निर्मला सीतारमण जी का जो कल का भाषण था 1 घंटा 25 मिनट का था, जबकि इन्होंने सबसे लंबा भाषण दिया था 2020 में 2 घंटा 42 मिनट का। इन्हीं का है अब तक का इतिहास में सबसे लंबा भाषण। बजट में बायो फार्मा को 10,000 करोड़ रुपया दिए गए हैं और सेमीकंडक्टर को 40,000 करोड़ रुपया। महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना लॉन्च कर दी गई है। देसी कपड़ों को, टेक्सटाइल्स को सहयोग दिया गया है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। आपने सुना होगा पीएम मित्र योजना पहले ही लॉन्च हो चुकी है, उसके लिए भी यहां पर है। कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़। देश में 3 नए एम्स बनेंगे। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश को 2 मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बजट की और बारीक विशेषताओं की, तो निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2026 अर्थात रविवार को यह बजट पेश किया। विकसित भारत की थीम पर आधारित, मतलब विकसित भारत 2047 की थीम पर आधारित इस बजट में बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विशेष जोर दिया गया। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी लाया गया है। यह कानून 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। अब पुराने वाले कानून को हटा दिया जाएगा। इनकम टैक्स का नया कानून इस साल लागू हो जाएगा। मौजूदा टैक्स स्लैब और दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है दोस्तों। आईटीआर की फाइलिंग करने की सीमा 31 जुलाई है, 31 जुलाई ही रहेगी। नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है। ध्यान रखना, नॉन ऑडिट बिजनेस और ट्रस्ट के लिए संशोधित रिटर्न अब मामूली फीस के साथ 31 मार्च तक भरे जाएंगे। पहले जो 31 दिसंबर था, अब थोड़ी सा शुल्क लगेगा और वो 31 मार्च हो जाएगा। टीसीएस में कटौती, विदेशी यात्रा और कूलर टूर पैकेज और विदेश में शिक्षा या इलाज के लिए पैसे भेजने पर टीसीएस की दर 5% से घटाकर अब 2% कर दी गई है। याद रखने वाली चीजें हैं, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूं सारी चीजें। प्रमुख सरकारी योजनाएं, एक भारत विस्तार योजना लाई गई है। किसानों के लिए बहुभाषी एआई टूल लॉन्च किया गया है जो खेती से जुड़ी सटीक जानकारी देगा। भारत विस्तार, एसएमई ग्रोथ फंड, आपकी जो एमएसएमईज की मदद है, यहां पर 10,000 करोड़ रुपए की फंड का आप इनको दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह उद्यमी मार्ट, ग्रामीण महिलाओं के लिए संचालित उद्यमों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट बनाए जाएंगे, उनको कहा जाएगा एसएचई मार्ट। खेलो इंडिया मिशन, 10 वर्षों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन का नया चरण शुरू किया गया है। दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर विकास के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया, जो जीडीपी का 4.4% है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 7 नए कॉरिडोर, जिनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद और दिल्ली वाराणसी शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे। मतलब ये लॉन्ग टर्म में 5 साल का बात करी जा रही है, ये अभी की बात है। एसटीटी पे वृद्धि कर दी है। कल हमने देखा था कि जब बजट पेश हो रहा था तो निवेशकों को बहुत लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था, और क्योंकि उसके पीछे का एक रीजन ये भी था कि फ्यूचर्स पर जो पहले एसटीटी 0.02% था, इसे बढ़ाकर 0.05%, ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया है। शेयर बायोबैंक, बायबैक से होने वाले शेयर बायबैक से होने वाली आय को अब शेयर धारकों के हाथ में कैपिटल गेन्स के रूप में टैक्स किया जाएगा। एफडीआई की सीमा बीमा क्षेत्र में 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है उन कंपनियों के लिए जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। याद रखना है, बीमा क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% से इंक्रीज कर 100% कर दिया जाएगा उन कंपनियों के लिए जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। यदि हम बात करें दोस्तों अगली बात की, कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई है। उत्तर भारत के लिए रांची और तेजपुर में नए निमहांस सेंटर खोले जाएंगे कैंसर के उपचार के लिए। कहां कहां? रांची और तेजपुर, आपका असम में। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे 4.3 रहने का अनुमान बताया गया। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है।
हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और 15,000 स्कूलों में एवीजीएस एनिमेशन गेमिंग लैब बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर यह बात आ रही है कि जो रील्स बनाने वाले हैं उनको भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन की भी बात की जाएगी। हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल और एनिमेशन गेमिंग लैब्स बनाई जाएंगी। अन्नदाता के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए आपके 1,37,756 करोड़ रुपए का बजट है। 2024-25 में इसका बजट इतना था, थोड़ा सा ही बढ़ाया गया है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन और किसान क्रेडिट कार्ड ऋण में इजाफा, मतलब इस साल केसीसी का जो लिमिट है वो बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। साथियों, अगले बजट की बात करें तो कितना मुस्कुराएगा बाजार, यहां पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए 23,168 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे 2025 में। 2024-25 के आपके 17,306 करोड़ रुपए के मुकाबले पिछले साल एमएसएमई का बजट 23% बढ़ा था। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई सूक्ष्म लघु व उद्योग के लिए यहां पर आपको इतना बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप के लिए आयकर छूट को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यहां पर अगर हम बात करें जो पुरानी टैक्स रिजीम थी, पुरानी टैक्स रिजीम को यहां पर रखा गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल आपको याद रखना है 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 75,000 रुपए। चैंपियंस के लिए वित्त मंत्री टैबलेट, 2025-26 में खेल मंत्रालय के लिए आपके 3,794.30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2025 के बजट के लगभग बराबर है, 300 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। पिछले बजट में खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अब 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, इसमें कहा गया है। 26 में टैक्स से जुड़े बदलाव, आय की गलत जानकारी देने पर 100% जुर्माना लगेगा। रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ जाएगी। 31 दिसंबर के बजाय 31 मार्च तक रिटर्न में बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही साथ विदेश यात्रा और पढ़ाई अब आसान हो जाएगी। जो विदेश यात्रा कार्यक्रम की जो बिक्री टीसीएस दर 2% करने का प्रस्ताव है और कार्यबल सेवाओं पर टीडीएस की मात्र 1 या 2% रहेगी। डिपॉजिट निवेश फॉर्म 15G और 15H को स्वीकार कर सीधे कंपनी को दे सकेंगे। इसके अलावा मेडिकल शिक्षा पर 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे, 3 नए फार्मास्यूटिकल शिक्षा संस्थान, 3 नए एनआईपीआर करेंगे, 7 का उन्नयन किया जाएगा। 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप लॉजिस्टिक गलियारों की स्थापना होगी। 15,000 माध्यमिक विद्यालय तथा 500 महाविद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर की लैब खोली जाएंगी। इन्हीं को कहा जा रहा है कि शॉर्ट और रील बनाने वालों के लिए बढ़िया चीजें करी गई हैं। विकसित भारत की कहानी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया। अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1 लाख करोड़ आवंटित हुए ताकि शहरों के विकास के लिए पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर जैसे नए एक्सप्रेसवे और गंगा नदी पर पुलों के निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपया दिए गए हैं। इसके अलावा जहां बसता है भारत, तो 2025-26 में करीब 1.88 लाख करोड़ का बजट ग्रामीण विकास विभाग को मिला है और 2024-25 में 1.90, मतलब पिछले के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो यहां पर जल जीवन मिशन को 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि वित्त वर्ष खत्म होने से पहले सरकार इसकी जगह जी रामजी योजना लेकर आ गई है। आपकी सेहत को कितना बजट, तो यहां पर आपकी सेहत के लिए 99,858 करोड़ रुपए आवंटित हैं, पिछले की तुलना में थोड़ा बढ़ा है। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार, कैंसर का सस्ता इलाज जैसा ऐलान किया गया। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के लिए 5 वर्षों में 75,000 नई सीटें जोड़ने की बात की गई है। मतलब एम्स में अगले 5 साल में 75,000 नई सीट, आईआईटी में भी सीटें बढ़ाने की बात की गई है। यहां पर 2025-26 का मेक इन इंडिया के तहत हथियारों के उत्पादन पर बल देता है। इसमें विमान, एयर इंजन के लिए 86,614 करोड़ रुपया तथा नौसेना के बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन शामिल था। और आपके सेहत के लिए ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बजट की मोटी मोटी बातें लगभग इस वीडियो के अंदर कवर हो जाती हैं। बाकी क्या सस्ता क्या महंगा वो तो कई शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।